नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गुप्त कला साहित्य एवं विज्ञान का विकास, जिसमें हमारे पास इसके मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे गुप्त कला। कला के अंदर वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला। इसको भाग 1 मानेंगे हम, साहित्य पढ़ेंगे भाग 2 में, और विज्ञान का विकास पढ़ेंगे भाग 3। जो कि गुप्त कला साहित्य विज्ञान का विकास वास्तव में ये प्रत्येक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम और राजस्थान बोर्ड अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं इस टॉपिक पर आऊँ उससे पहले कुछ मुख्य बातें बताना चाहूँगा, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और बोर्ड में और प्रतियोगिता परीक्षा में इन्हीं मुख्य बातों से ही सवाल बनेंगे। निश्चित ही आपको भी सफलता मिलेगी। तो गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1 नंबर 2, मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ? गुप्त काल में। मंदिर निर्माण यानी सबसे पहले मंदिर बनने का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? गुप्त काल से। ठीक है। नंबर 3, शिखर युक्त मंदिर का निर्माण किसकी देन है? गुप्त काल की। समझ में आया दोस्तों? फिर शिखर में सबसे पहले भारत में मेहराबों का प्रयोग भी कब से माना जाता है? गुप्त काल से। फिर गंगा यमुना की मूर्तियाँ बननी कब शुरू हुई? गुप्त काल में। उसके बाद आप इसमें अपन आगे वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे मूर्तिकला में, फिर भी मैं बता देता हूँ मुख्य बातें। इसमें अजंता की गुफाएं हैं, उसमें बाघ की गुफाएं हैं, वो भी गुप्त काल की देन रही है। चलिए दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है अपना गुप्त कला, और कला के अंदर हम पढ़ेंगे वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला। ठीक है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा कब प्रारंभ होती है? गुप्त काल में। मतलब स्थापत्य की यानी वास्तुकला की, मूर्तिकला की और चित्रकला की, तीनों की चरम सीमा कब हुई? गुप्त काल में। इस युग में कला में क्या हुआ? भारतीयकरण हुआ, यानी भारतीय लोगों ने उन संदर्भों, भारतीय संदर्भों के आधार पर वो मूर्तिकला, चित्रकला बनानी आरंभ की। सौंदर्य अभिव्यक्ति, भाव चित्रण और आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। यानी 4 बातें हो गई इसमें। एक तो भारतीयकरण हो गया, नंबर 1। नंबर 2 सौंदर्य अभिव्यक्ति, नंबर 3 भाव चित्रण, और नंबर 4 आध्यात्मिकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस काल की कला में रूढ़िवादिता का अभाव। किसका अभाव? रूढ़िवादिता का अभाव। फिर क्या है? स्वाभाविक और यथार्थवादिता का अंकन किया गया। सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सृजन, आध्यात्मिक आदर्श, कला और तकनीक की सादगी और अभिव्यंजना, लावण्य और लालित्य का संयमित प्रदर्शन मिलता है। चलिए दोस्तों, अब टॉपिक शुरू करते हैं। पहला है वास्तुकला। यहाँ से अब सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो वास्तुकला के अंदर ध्यान रखना, गुप्त काल की वास्तुकला। इस काल में मंदिर वास्तु के विकास के साथ साथ इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हुए। यानी मंदिर बनने तो आरंभ हुए इसी के गुप्त काल में ही, लेकिन वो भी कुछ नियम निर्धारित किए गए। ठीक है दोस्तों। गुप्तकालीन मंदिर
नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ से सवाल बन गया कि गुप्तकालीन मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है, तो नागर शैली। कौन सी शैली? नागर शैली। गुप्तकालीन मंदिर कौन सी शैली में बने हैं? नागर शैली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सवाल है वो ये बनेगा कि गुप्तकालीन मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं है, वर्णन कीजिए। या फिर मंदिर की नागर शैली के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। दोनों सवाल एक ही है और उत्तर भी एक ही है। चलिए, अब इसमें क्या होती है? आधार पीठिका। पहली विशेषता क्या है? आधार पीठिका। जो भी मंदिर बनेगा उसका एक बेस बनाया जाएगा, आधार बनाया जाएगा, उसके बाद में मंदिर निर्माण होगा। फिर गर्भगृह। दूसरी विशेषता क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। ठीक है। फिर तीसरा है सभा मंडप। चौथा है शिखर बने। पांचवा अंतराल। छठा प्रदक्षिणा पथ। और सातवां है द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ। ये सभी सामान्य विशेषताएं किसकी है? गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता या नागर शैली की विशेषता। देखिए, हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। यानी सबसे पहले एक मंदिर बनाना है तो उसके क्या बनाया गया? एक आधार बनाया, आधार पीठिका। ठीक है। फिर ईश्वर या जो भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित करनी है उसको गर्भगृह कहते हैं, वहाँ मूर्ति रखी गई। और इसी के सामने जो ये है, ये हिस्सा, ये कहलाएगा आपका सभा मंडप। ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर का हिस्सा बनेगा, तो ऊपर के हिस्से में क्या बनेगा? शिखर बनेगा। यानी ऊपर से शिखर बनता है जहाँ अपना जो कलश वगैरह लगाया जाता है। फिर अंतराल, यानी ये जगह छोड़ी जाएगी। ठीक है ना। और उसके बाद में प्रदक्षिणा पथ, यानी गर्भगृह जहाँ देवी देवता की मूर्ति रखी गई है उसकी चारों तरफ घूमने के लिए जगह छोड़ी गई है, उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। फिर द्वार पर, यानी जो मुख्य द्वार है उसके द्वार पर क्या मिलेगा आपको? गंगा यमुना की मूर्तियाँ मिलेगी। ये किसकी विशेषता है? नागर शैली की विशेषता और गुप्त कला के मंदिर की विशेषता। क्या पहले क्या विशेषता है? आधार पीठिका। पहले क्या विशेषता है? आधार पीठिका। ठीक है। दूसरी क्या विशेषता है? गर्भगृह। तीसरी क्या विशेषता है? सभा मंडप। सभा मंडप। चौथी क्या विशेषता है? शिखर। क्या है? शिखर। और पांचवी क्या विशेषता है? अंतराल छोड़ा गया। छठी प्रदक्षिणा पथ। छठी क्या है? प्रदक्षिणा पथ। और सातवीं क्या है? प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये ईंटों और पत्थरों से निर्मित है। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात आ गई। गुप्तकालीन मंदिर किन वस्तुओं से बना हुआ था? ईंटों से और पत्थरों से। तो गुप्तकालीन मंदिर, शुरुआती मंदिर ईंटों से बने हुए थे, फिर पत्थरों से भी निर्मित हुए। ठीक है। अब इसके उदाहरण के कौन कौन से मंदिर बने गुप्तकाल में? तो पहले है नंबर 1 तीगवा का विष्णु मंदिर। तीगवा का विष्णु मंदिर। फिर भूमरा के अंदर शिव मंदिर। फिर नाचना कुठार का पार्वती मंदिर। यानी पहले तो है तीगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। नाचना कुठार का क्या है? पार्वती मंदिर। और भितरी गांव ये भी कानपुर में है। तो भितरी गांव का मंदिर जहाँ क्या है? लक्ष्मण का मंदिर है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये बहुत ही गुप्तकालीन के समय प्रमुख विशेष
गुप्तता लिए हुए ऐसे मंदिर है। देवगढ़ कहाँ है? झांसी में है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, भारतीय मंदिर निर्माण में सीकर का संभवतः पहला उदाहरण कौन से मंदिर में मिलेगा? देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। दोस्तों, देवगढ़ के दशावतार मंदिर में संबंधित कई बार कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सीकर का प्रयोग कौन से काल में, किस मंदिर में किया गया? तो गुप्त काल के दौरान। मंदिर क्या? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कहाँ पर है? झांसी। ठीक है दोस्तों, ये थे अपने मंदिर। तो मुख्य मंदिर कौन सा हो गया? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव कानपुर का मंदिर, तीगुआ का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, नाचना कोटार का पार्वती मंदिर। ठीक है दोस्तों, फिर इनमें अगर देखा जाए तो फिर यह बता रहा है कि क्रमशः मंदिर की योजना एवं आकृति में सतत विकास दृष्टिगत होता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या बनाया गया वास्तुकला में, और क्या क्या ये बता रहा है। तो वास्तुकला में क्या निर्मित हुए? विहार, स्तूप, गुहा और चैत्य। इनमें अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाओं के मंदिर, धमेक स्तूप और माँ बोधि विहार जो कि बोध गया में है, ये प्रमुख है वास्तुकला के अंदर। वापस सुनिए दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं के अंदर गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19, ये सब 16, 17 और 19 ये कौन से काल की देन है? गुप्त काल की देन है। ये देखो दोस्तों, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो देखो, ये जो ऊपर की हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपरी हिस्सा और ये ऊपरी हिस्सा है, ये क्या कहलाते हैं? सीकर कहलाते हैं। ये भी ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? सीकर कहलाता है। ठीक है ना। और ये लक्ष्मणगढ़ का भीतरी गांव का जो लक्ष्मणगढ़ का मंदिर है वो, और जो पीछे अपन ने समुद्रगुप्त पढ़ा है उसका जो एक सिक्का मिला है, ये चित्र में दर्शाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, मूर्ति कला। तो मूर्ति कला के अंदर भी आपको पता है उस समय मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र, ये तीनों मूर्ति कला के केंद्र थे। ठीक है, पहली बात। सवाल क्या बना यहाँ? गुप्त काल के दौरान मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। अब सवाल पूछ लिया जाएगा कि जो मूर्ति कलाएं हैं वो किन किन से बनती थी, यानी कौन कौन सी धातुएं या मिट्टी का उपयोग किया जाता था? तो उत्तर है, मूर्तियां किससे बनती थी? एक तो धातु से, एक पत्थर से और एक मिट्टी से। तो मूर्तियां धातु, पत्थर और मिट्टियों से बनाई जाती थी। फिर परिधानों की महत्ता, यानी मूर्ति जब भी बनती थी उसके परिधान का मतलब होता वस्त्र, वस्त्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अलंकृत प्रभा मंडल, प्रभा मंडल कैसा था? अलंकृत, सजा हुआ। प्रभा मंडल क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा देवी देवताओं का जो मुख है और मुख के जो पीछे जो रोशन है, साफ तेज दिखाई देता है, एक रोशनी तेज दिखाई देती है, तेज रोशनी दिखाई देती है आपको, और उसको हम क्या कहते हैं? प्रभा मंडल या फिर आभा मंडल। और वो कैसा हो गया? अलंकृत। ठीक है दोस्तों, फिर है विशेष केश सज्जा, यानी बालों को सजावट के तरीके में रखा गया, यानी बालों को सजाने के अलग अलग तरीके बताए गए। मूर्ति कला, मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, उसमें बालों को भी विशेष महत्व दिया गया। ठीक है ना दोस्तों। फिर मुद्रा आसन, मुद्रा आसन यानी बैठने का जो आसन है, किस प्रकार से बैठा जा रहा है, ध्यान से, योग से, तो उसका भी एक मूर्ति कला में झलक मिलती है। आध्यात्मिकता तो मिलेगी, सरलता थी और भारतीयकरण उस मूर्ति कला की विशेषता। अब सवाल यहाँ बन गया कि गुप्त काल की मूर्ति कला की क्या क्या विशेषता थी? पहली, परिधानों की महत्ता, वस्त्रों की महत्ता। दूसरा, अलंकृत प्रभा मंडल। तीसरा, विशेष केश सज्जा। चौथा, मुद्रा आसन। पांचवा, आध्यात्मिकता। छठा, सरलता। और सातवां, भारतीयकरण। ठीक है,
प्रतिमा निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता था। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, यानी सुल्तानगंज के अंदर बुद्ध की 7.5 फीट की ऊंची तांबे की प्रतिमा मिली थी, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुल्तानगंज के अंदर किसकी मूर्ति है? बुद्ध की। मथुरा से क्या मिली? महावीर की मूर्ति। और देवगढ़ और मथुरा में भी क्या मिले? विष्णु, एरण और उदयगिरि की वराह की मूर्तियां भी हमें गुप्त काल के दौरान मिली। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति है और जैन की महावीर की मूर्ति है, ये गुप्त काल के उत्कृष्ट मूर्ति कला का उदाहरण है। शिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय हुई। सवाल बन गया, प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है, राजस्थान बोर्ड में भी छोटा सवाल बन सकता है, और भी कई प्रतियोगिता में परीक्षा में आ सकता है कि शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना कौन से समय में हुई। तो उत्तर क्या आएगा? गुप्त काल। क्या उत्तर आएगा? गुप्त काल। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़िए। आज के अंदर तीसरा बिंदु है चित्रकला। तो चित्रकला में वही वापस आपको पता है कि जो अजंता की, जो बाघ की जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में अधिकांश अपने को चित्र मिले हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना दोस्तों। इनके बारे में चित्रकला के पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो अजंता की गुफाएं है कहाँ? कि अजंता की गुफाएं किस स्थान पर, कहाँ पर है ये? औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। और यहाँ एक अनीठा गांव था और इसी गांव के नाम पर ही इस गुफा का नाम पड़ गया अजंता। अनीठा से क्या बन गया? अजंता। ठीक है दोस्तों, अजंता गुफाओं की खोज मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक ने की थी। और अजंता में कुल कितनी गुफाएं मिली थी? 29। दोस्तों याद रखना आंकड़ा। अजंता की गुफाओं में कितनी गुफाएं मिली? 29 गुफाएं। कितनी? 29। और सबसे प्राचीन गुफा कौन सी? 13वीं। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी? 13वीं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है इन गुफाओं में थोड़ा सा मैं डीप जाऊं तो आपको बताऊं कि गुफा नंबर 9, 10, 19 और 26 ये चैत्य गुफाएं थी। ठीक है, जहाँ पर ईश्वरी पूजा की जाती है और वहाँ रहने के जो स्थान है उनको विहार कहते हैं। चैत्य ईश्वरी पूजा और उनके अवशेष होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इनके बारे में और विस्तार से अन्य अलग से अध्ययन करेंगे। फिर हम टॉपिक पर आते हैं चित्रकला। तो गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ से मिलेंगे हमें? अजंता और ग्वालियर की बाघ गुफाओं से। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो अजंता के चित्रों में आपको क्या मिलेगा? अजंता के चित्रों में मिलेगा प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध व बोधिसत्व और जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य मिलेंगे आपको। सुंदर कल्पना की हुई मिलेगी, रंगों की प्रभा मिलेगी, रेखाओं का लालित्य मिलेगा आपको, विषय वस्तु की विविधता मिलेगी, अभिव्यक्ति से संपन्नता और अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय है। तो अजंता के चित्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर चित्र है तो गुफा संख्या 16 का है। गुफा संख्या 16 में क्या है? उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के सहित अवलोकेश्वर, यशोधरा और राहुल आदि चित्र प्रसिद्ध है। सवाल इतना ही पूछा जाता है, गुफा संख्या 16 में कौन सा चित्र उत्कीर्ण है? मरणासन राजकुमारी, या फिर मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है? तो गुफा नंबर 16। फिर गुफा नंबर 17 को चित्र को जो क्या कहते हैं? चित्रशाला। गुफा नंबर 17 के चित्रों को क्या कहते हैं? चित्रशाला। ये नहीं अपने आप में वो एक चित्रशाला है। इस गुफा में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है।
माता और शिशु का चित्र कौन सी गुफा में है? 17। और मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है? 16। ठीक है दोस्तों, इस गुफा में आपने देखा तो 16 और 17 जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। ठीक है, और 16वीं की जो गुफा है उसके अधिकांश चित्र अब नष्ट हो गए हैं। ठीक है ना। फिर है बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाओं में दोस्तों सिर्फ 9 गुफाएं मिली है। बाघ की गुफाएं के अंतर्गत कितनी गुफाएं हैं? 9। अजंता में कितनी थी? 29। याद रह जाएगा आसानी से। अजंता में 29 थी, बाघ में पीछे वाला ये जो है वो 9 ही थी, यानी बाघ में 9 गुफाएं। ठीक है। बाघ के भित्ति चित्र लौकिक जीवन से संबंधित है, जो तात्कालिक वेशभूषा, केश विन्यास और प्रसाधन आदि की जानकारी देती है। यहाँ संगीत एवं नृत्य आदि के दृश्य का एक प्रसिद्ध चित्र मिलता है। फिर आगे संगीत, नाटक, अभिनय कला और नृत्य कला की अद्वितीय उन्नति हुई है। समुद्रगुप्त का आपको पता ही है दोस्तों, समुद्रगुप्त का वीणा लिए हुए सिक्का है, वो उसके संगीत प्रेम को दर्शाता है। क्या हाथ में वीणा है और उनका जो चित्र उत्कीर्ण है वो एक सिक्के पर है समुद्रगुप्त का। तो सवाल बन सकता है कि समुद्रगुप्त के कौन से चित्र से उसके संगीत प्रेम के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो उसके सिक्के पर क्या है? समुद्रगुप्त द्वारा वीणा बजाते हुए का चित्र अंकित है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला। चलिए दोस्तों सवालों पर आते हैं। आज मैं सभी बड़े सवाल पूछूंगा, मतलब लघुतरात्मक टाइप के सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल लिखिए, गुप्त काल के मंदिर निर्माण की विशेषताओं को लिखिए। सवाल नंबर 1, गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या इसी को एक अन्य नाम प्रश्न से भी पूछा जा सकता है कि मंदिर निर्माण की नागर शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? मंदिर निर्माण की नागर शैली के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है दोस्तों। फिर सवाल नंबर तीसरे में अपन मूर्तिकला में आएंगे। तो लिखिए मूर्तिकला में, तो गुप्तकालीन मूर्तिकला की क्या क्या विशेषताएं थी? गुप्तकालीन मूर्तिकला की क्या क्या विशेषताएं थी? ठीक है दोस्तों। फिर एक छोटा सवाल लिखिए, शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना कौन से काल में हुई? शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना कौन से काल में हुई? फिर आगे लिखिए दोस्तों, नेक्स्ट अंतिम सवाल, गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से मन लगा करके धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनोगे, 2-3 बार सुनोगे, तो आराम से सारी बातें आपको याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए नया वीडियो लेकर। तब तक लिए धन्यवाद। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। कोरोना काल है, कोरोना जो कि एक वैश्विक बीमारी है, इनसे आपको छुटकारा पाना है, तो आप इसको हल्के में ना ले, कृपया सावधानी बरतें और जहाँ कहीं भी जाए मास्क पहने, हाथ को बार बार धोएं, किसी के संपर्क में नहीं आए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें, आप भी सुरक्षित रहें
और जागरूक नागरिक बन करके कोरोना की इस लड़ाई में आप अपना अहम योगदान दें। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।